फोटोसिंथेसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। फोटोसिंथेसिस जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि लाइट की उपस्थिति में सिंथेसिस होना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि इस ब्रह्मांड यूनिवर्स में ऊर्जा का अल्टीमेट स्रोत जो होता है सूर्य होता है। सूर्य से ही पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी मिलती है। तो उस एनर्जी को कैप्चर करने वाला कौन है? उस एनर्जी को कैप्चर करने वाला ग्रीन प्लांट्स है। ये ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? आपका जो हरे पौधे होते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स, इनके पास अपना एक पिगमेंट सिस्टम होता है। इस पिगमेंट की सहायता से ये लाइट जो होती है रेडिएंट एनर्जी होती है, इस एनर्जी को ये कैप्चर करते हैं। किसकी सहायता से कैप्चर करते हैं? पिगमेंट वर्णक की सहायता से इसको क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं। कैप्चर करने के बाद इस रेडिएंट एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा में इसको क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी ऊर्जा से जो ये ऊर्जा विभिन्न रूपों में जीवधारियों के बीच में स्थानांतरित होती है और वो जीवधारी उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ये पौधे और जंतु ये सभी अब उसके बाद क्या करते हैं? एनिमल, इनकी जब मृत्यु होती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर बनते हैं ये डेड या तो फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक। इसी में कुछ आपका जैसे कोयला, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स, इन सब के रूप में भी जमीन के अंदर पड़े रहे बहुत लाखों वर्ष पहले जो पौधे जंतु थे, और वह भी एक ऊर्जा का स्रोत है। ये सभी ये जो आपका क्या है कि जो ये पौधे जो थे, जो लाइट एनर्जी को, आपका रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर किए, उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि जो सन की रेडिएंट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उसके आप लोग जानते हैं कि इसकी जो समीकरण होता है आपका कि 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं जल की उपस्थिति में, ठीक। जल लाइट रेडिएंट एनर्जी को लेकर, और उसको एब्जॉर्ब करने वाला कौन है? क्लोरोफिल। और इस कन्वर्ट कर देते हैं C6H12O6। यह है क्या? ग्लूकोज, या तो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये फोटोसिंथेसिस का समीकरण है, उसका समीकरण है, जिसमें आपका क्या है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से लेके, जल को लेकर के, लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स फूड का निर्माण करते हैं। इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगर देखा जाए तो कहा जाए कि इसका साइट क्या है, ये कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस एनिमल में नहीं होता है। ये कहाँ होता है? प्लांट्स में होता है। और वो प्लांट्स में कहाँ होता है? सेल के अंदर। तो कौन सी ऐसी चीज है जो हम लोगों में नहीं पाई जाती है जिससे हम फोटोसिंथेसिस कर सके? जिससे ये पूछा जाता है कि हम लोगों की कोशिकाओं में क्यों भोजन नहीं बनता? आप लोग कहेंगे सर हमारे घर भोजन बनता है किचन में। मैं कई बच्चों से पूछ देता हूँ ऐसे ही कि भोजन तुम बना सकते हो कि नहीं? तो कहते हैं मम्मी बनाती है। तो मम्मी खाना नहीं बनाती, वो बनाती नहीं है बल्कि पकाती है। ये एकदम याद रखिए अभी आप लोग, वो पकाती है, वो बनाती
नहीं है, बनाने का काम केवल पौधे करते हैं, प्लांट्स, वो भी ग्रीन प्लांट्स भोजन को सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो साइट इसका आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये क्लोरोप्लास्ट लीफ की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ये जो लीफ होता है, लीफ की कोशिकाओं में, और ये बहुत ज़्यादा एबंडेंट होती हैं, जैसे मीजोफिल्स कोशिकाएं जो होती हैं, अभी हम लोग देखेंगे। जैसे मीजोफिल कोशिकाएं, जैसे आपका देखे होंगे आप, ये लीफ है, लीफ में अपर एपिडर्मिस है और यहाँ लोअर एपिडर्मिस। डाइकॉट के केस में देखेंगे हम, ये अपर एपिडर्मिस और ये है क्या, लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस में देखेंगे तो पैलिसेड पैरेन्काइमा होती है, पैलिसेड पैरेन्काइमा। उसी से इसमें वैस्कुलर बंडल भी होगा, मीजोफिल सेल्स भी होती हैं ये, ठीक, इस तरह से। और इन्हीं सब कोशिकाओं में आपका ये होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। इस क्लोरोप्लास्ट में अगर आप देखें तो दो पार्ट होता है। इसमें एक होता है आउटर इन्वेलप, आउटर इन्वेलप बाहर वाला लेयर होता है। दूसरा इंटीरियर स्पेस, माने आंतरिक संरचना होती है जो अंदर, जैसे ये रूम है, ये रूम के बाहर दीवार है और इसमें जो स्पेस है वो इंटीरियर स्पेस है। इंटीरियर स्पेस को इसमें हम बोल देते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। और आउटर इन्वेलप को हम, जैसे ये जो आउटर इन्वेलप होता है, इसमें दो लेयर हैं, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक। जैसे आप देखिए, ये जैसे क्लोरोप्लास्ट है, ये आउटर मेम्ब्रेन है इसकी। इनर मेम्ब्रेन जो होती है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इनसाइड ये इनर मेम्ब्रेन है। और ये जो बीच में स्पेस है वो क्या है, स्ट्रोमा कहलाती है, वो स्ट्रोमा कहलाती है। देखिए फिर इसी में आपका ये ट्यूबुलर मेम्ब्रेन से बाउंड संरचना होती है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। इसी में से कुछ आपका स्मॉल साइज के लैमेली होती हैं आपका, जिसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड है। ये देखिए क्या है, थाइलाकॉइड होती है। और ये थाइलाकॉइड्स सिक्के के ढेर जैसे, पाइल्स ऑफ कॉइन, ऐसा पाइल्स ऑफ कॉइन, सिक्के के ढेर जैसा। जैसे सिक्का कई होता है, दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, रखते हैं, सिक्के के ढेर जैसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगे रहते हैं, ठीक। ये यहाँ पे इस तरह से। तो ये एक तो थाइलाकॉइड है, लेकिन पूरे को हम बोलेंगे ग्रेना। क्या होता है, ग्रेना होता है। और इसी थाइलाकॉइड, ये पूरा ग्रेना है। तो ग्रेना की संख्या ये सब पूछी जाती है। तो ग्रेना एक क्लोरोप्लास्ट में इसकी संख्या 40 से 60 तक होती है। इसकी संख्या एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 तक होती है।
और एक ग्रेना में थैलाकोइड की संख्या 2 to 100 तक होती है। थैलाकोइड की संख्या एक ग्रेना में कितना होती है? 2 to 100 तक होती है। और इसमें आपका इसी थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में ये आपका ग्रुप्स में पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल होता है। ये क्या होता है? क्लोरोफिल। एक क्लोरोफिल होता है। तो जैसे आप एक रूम है, मान लीजिए रूम में, जैसे आपका ये रूम मान लीजिए एक क्लोरोप्लास्ट है, उसमें बेंच लगी हुई है लाइन से, तो उस बेंच को मान लीजिए ये थैलाकोइड है, ठीक। और उस पे जो बच्चे बैठे हुए हैं उसको मान लीजिए क्या है? क्लोरोफिल है। और इसके बीच में जो स्पेस बचा है वो क्या है? स्ट्रोमा, जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। जिसमें स्ट्रोमा में क्या होते हैं? एंजाइम, जिसमें एक आपका क्या है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम है रूबिस्को, यहाँ पाया जाता है, एबंडेंट एंजाइम है। और राइबोसोम होता है, 70 राइबोसोम यहाँ पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। और इसमें डीएनए भी पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं स्ट्रोमा में। तो यहाँ हमको क्लोरोप्लास्ट की संरचना का मेन उद्देश्य बनाने का ये था कि आपको ये मालूम हो जाए कि जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें 2 फेज होते हैं। 2 फेज होते हैं, लाइट फेज या तो लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड डार्क रिएक्शन। 2 रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन होता है यह ग्रेना रीजन में होता है, ये जो ग्रेना इनमें होता है। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। कहोगे सर लाइट रिएक्शन ग्रेना में क्यों होता है? दिमाग में आई आएगा क्यों होता है, क्यों स्ट्रोमा में नहीं होता लाइट रिएक्शन? इसलिए होता है क्योंकि लाइट से ही मालूम हो रहा है कि इसको लाइट चाहिए। और लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा केवल क्लोरोफिल, केवल क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा। तो चूंकि क्लोरोफिल कहाँ पाया जा रहा है, पिगमेंट कहाँ पाए जा रहे हैं? ग्रेना के थैलाकोइड में, इसीलिए कहाँ पाया जाएगा? ग्रेना में। डार्क रिएक्शन के लिए एंजाइम चाहिए, जैसे रूबिस्को, ये सब एंजाइम कहाँ पाया जा रहा है? स्ट्रोमा में, इसीलिए डार्क रिएक्शन कहाँ पाया जाता है? स्ट्रोमा में। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे कैसे फोटोसिंथेसिस में कैसे फूड बनता है, उसका एक जनरल पिक्चर है। जैसे आप लोग देखेंगे लाइट इसको लग रही है, तो मैं बताया था कि इसमें 2 रिएक्शन होते हैं फोटोसिंथेसिस में। लाइट रिएक्शन होती है जो कहाँ पाया जाता है? ग्रेना में। और दूसरा क्या स्टेप है? डार्क रिएक्शन, प्रकाशीय अभिक्रिया। आप लोग पढ़े होंगे प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। 2 अभिक्रिया है, प्रकाशीय और अप्रकाशीय। ये लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? यह ग्रेना में होता है, ग्रेना में पाया जाता है। और ये डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? यह स्ट्रोमा में होता है। कहाँ होता है? स्ट्रोमा में पाया जाता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है आप लोग जानते हैं? सबसे मेन स्टेप पहला क्या होता है? देखिए लाइट को, प्रकाश को कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। और जैसे ही ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जानते हैं किसी के पास भी एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो बहुत उछलता कूदता है, वो शांत नहीं रह पाता है।
इसी तरह से जब लाइट जैसे ही कहाँ पड़ती है, क्लोरोफिल पे, जैसे ही क्लोरोफिल पे पड़ती है ये इलेक्ट्रॉन इसका ये हाई एनर्जी स्टेट में आता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को देगा और इसके पास तब कमी होगी। जब कमी होगी तो ये कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन लाएगा, लेना चाहेगा, जिस समय इसी रेडिएंट एनर्जी का यूज करके H2O का ऑक्सीडेशन होगा। H2O का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होगा। इससे 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और O2 बाहर जाएगी। ये जो O2 बाहर जा रही है, ये O2 जो फोटोसिंथेसिस में निकलती है वो किससे निकलती है, H2O से। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूट्रिशन में कि जो प्रकाश संश्लेषण में या तो फोटोसिंथेसिस में O2 निकलता है वो किससे निकलता है, H2O से, न कि CO2 से निकलता है। ये याद रखिएगा एकदम। ये फिर जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को का मूवमेंट होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, अभी हम आगे देखेंगे, और फोटो सिस्टम सेकेंड के बीच में। और इन सब के बाद जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इन सब सिस्टम के बाद दो चीजें उत्पन्न होती हैं। एक NADPH, और NADPH किससे बना है, ये इसके ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो जाकर के NADP+ को रिड्यूस कर दिया। ठीक, और लाइट का क्या कार्य है, देखिए एकदम लाइट का कार्य इसमें देखिए, फोटोसिंथेसिस में लाइट का क्या कार्य है। लाइट करता क्या, बस जब लाइट पड़ती है पिगमेंट पे तो ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराता है। H2O की फोटोलिसिस होती है, इलेक्ट्रॉन बाहर आता है और एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स भी क्रिएट करता है। लाइट जो होता है वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट करता है, जिससे ATP बनती है। प्रोटॉन मोटिव फोर्स से ATP बनती है और जो इलेक्ट्रॉन निकला है H2O से वो जाकर NADPH को बनाएगा, NADP+ को रिड्यूस करके, अपचयित करके। तो ये लाइट रिएक्शन है, इसका दो प्रोडक्ट बना, NADPH और ATP, दो एसिमिलेटरी पावर है। ठीक है, और अब इन सब का प्रयोग अगर पूछा जाए कि लाइट रिएक्शन से हमको क्या मिलता है, ATP और NADPH बनता है, और यही लाइट एनर्जी अब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। अब इसी एनर्जी का प्रयोग करके ATP और NADPH2 का प्रयोग करके जो डार्क रिएक्शन में CO2 जो होती है ये कन्वर्ट होती है C6H12O6, ग्लूकोज है, एक तरह से हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होती है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स ही बाद में फिर ये कन्वर्ट होगा फैट, प्रोटीन, इन सब में स्टार्च, जो जैसा अपना रहे फूड के हिसाब से कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो CO2 का यूज कहाँ होगा, यही प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, ये डार्क रिएक्शन में ये रिड्यूस हुई है ग्लूकोज में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में। H2O का यूज क्या था प्रकाश संश्लेषण में, इसकी हाइड्रोलिसिस हुई है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकला है। सर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका क्या हुआ, इसका ऑक्सीकरण हुआ है और इससे ऑक्सीजन निकली है। लाइट क्या कर रहा है इसमें प्रकाश संश्लेषण में, लाइट जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है। कैसे कराएगा हम लोग प्रकाश संश्लेषण में, यही सब देखेंगे। ये लाइट को ये जैसे ही पिगमेंट पे पड़ता है वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शुरू कर देता है और उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के इम्बैलेंस होने से वाटर की फोटोलिसिस होती है और फिर इलेक्ट्रॉन का यूज करके क्या बनाया जाता है, NADPH2। और उस लाइट एनर्जी से एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स भी क्रिएट होता है, उस प्रोटॉन मोटिव फोर्स से ATP बनता है और इन दोनों का प्रयोग CO2 को रिड्यूस करके क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाने में यूज होता है, भोजन बनाने में यूज होता है। और ये CO2 जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो ये कई रास्तों से होकर गुजरता है, तरह तरह के रास्ते हैं। कुछ ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का PGA बनता है, तो उस समय उसको हम बोलते हैं C3 साइकिल। क्या बोलते हैं, C3 साइकिल। कुछ ऐसे होते हैं समय जहाँ पे आपका
दो कार्बन का स्टेबल कंपाउंड बनता है तो उसको बोलते हैं C2 साइकिल। और एक और होता है कुछ स्पेशल पौधों में कैम साइकिल, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। तो ये जो C3 साइकिल पढ़ेंगे हम लोग, C2 साइकिल पढ़ेंगे, कैम साइकिल पढ़ेंगे, ये सब C4 साइकिल पढ़ेंगे। ये सब कार्बन का जो अपचयन होता है ग्लूकोज में, रिडक्शन होता है, वो किस, उसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, किस तरह के पौधे में बनता है, उन सब के बेसिस पे इसका नाम C3 C2 कैम C4 साइकिल रखा गया है। ये इस तरह से देखा जाए तो एक सिंपल वे में फोटोसिंथेसिस है कि फोटोसिंथेसिस में पहले लाइट फेज होता है जिसमें लाइट एनर्जी को पिगमेंट जो क्लोरोफिल होता है एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगता है क्लोरोफिल के बीच में, एक देता है फिर दूसरा लेता है फिर दूसरा फिर तीसरे को देता है। इस तरह से उसमें वाटर टूटता है इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए, फिर उस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब का प्रयोग करके NADPH बनता है, ATP बनती है एनर्जी का यूज करके, इस एनर्जी का यूज करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो जाता है ग्लूकोज में। तो एक तरह से प्रकाश संश्लेषण है पूरा, और इससे ही आपका फूड पूरा जो भोजन मिलता है यूनिवर्स को, ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस का महत्व क्या है कि ये पूरे यूनिवर्स को, ये जो प्रक्रिया है पूरे यूनिवर्स को एनर्जी दे रहा है, सन की एनर्जी को कैप्चर करके भोजन बना के पूरे यूनिवर्स को एनर्जी माने फूड प्रोवाइड करता है। सेकेंड, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट में, जो सभी जीवधारियों के लिए बहुत ही जरूरी है उनको जीने के लिए, तो ऑक्सीजन भी देता है फोटोसिंथेसिस। और तीसरा अगर इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो जो भी जैसे हमारा गाड़ी मोटर ये सब जो चल रही हैं, पेट्रोल डीजल कोयला, इन सब से जो चल रहे हैं, ये सभी फोटोसिंथेसिस के ही प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि आज से लाखों वर्ष पहले जो पौधे थे वो किसी कारण से जमीन के अंदर दब गए, और उसी से जो फोटोसिंथेसिस के उनके प्रोडक्ट थे, कार्बनिक पदार्थ थे, वहीं सड़ गल करके आपका पेट्रोल डीजल कोयला ऐसा बनाए। ये सब इम्पॉर्टेंट आपका है था प्रकाश संश्लेषण का। और हम लोग जैसे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए सेकेंड वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के कंपोनेंट, फोटोसिंथेसिस के कंपोनेंट कौन होता है, जैसे लाइट है, पिगमेंट्स हैं, H2O है, CO2 है, इन सब के बारे में। ओके।